जैसे लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इन पास्ट 4 years हैव बीन ट्रिपल्ड, पिछले 4 वर्षों में पूंजी व्यय को 3 गुना कर दिया गया है। तीन गुना कर दिया गया है। दिस हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सहायता मिली है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, और रोजगार सृजन में सहायता मिली है। नेक्स्ट ईयर द एलोकेशन इज रुपीज 11,111 क्या लिखती है, 11 ना करोड़ इसलिए अगले वर्ष का आवंटन 11,11,111 करोड़ होगा। मतलब कैपेक्स बोलते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ के 3 गुना हो गया 4 साल में कह रहे हैं, और अगले साल जो है वो 11,11,111 होगा। इतना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, तो ये एक अच्छा सही डायरेक्शन है। दिस वुड बी अराउंड 3.4% ऑफ जीडीपी। दिस कैपेक्स लिख लो, बल्कि दिस कैपेक्स वुड बी 3.4% ऑफ द जीडीपी। यह पूंजी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। 3.4% होगा। और जो रेलवे, Three major economic railway corridor program will be implemented. Three major economic railway corridor program, 3 बड़े आर्थिक रेलवे गलियारा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड। वे हैं, नंबर 1 एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स। पहला है ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। सेकेंड, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, पत्तन संपर्कता गलियारा। पत्तन बोलते हैं ना, पतन नहीं, पत्तन ऐसे बोलते हैं ना। बंदरगाह देखो ना, संपर्कता गलियारा। एंड थर्ड, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, अधिक घनत्व वाले यातायात गलियारा। तीन कॉरिडोर समझते हो क्या करना चाह रहे हैं? 3 अलग से रेलवे लाइन बनाया जाएगा, है ना, जो कि स्पेसिफिक होगा इन्हीं चीजों के लिए।
ये गलियारा से सिर्फ एनर्जी जाएगा, सीमेंट वगैरह जाएगा, ऐसा करना चाह रहा है। दूसरा ऐसा गलियारा होगा जो कि अलग अलग पोर्ट को जोड़ेगा, है ना, हिंडरलैंड से अंदर से सामान वहां तक पहुंच सके। तीसरा कार्य है कि जहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है ना, उसको कम करने के लिए एक गलियारा बनाया जाएगा। 3 गलियारा बनाने की बात करें, अभी कुछ नहीं है, किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, द प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति स्कीम पढ़ाए थे। द प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द पीएम गति शक्ति for enabling multimodal connectivity. For enabling multimodal connectivity. पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन कार्यक्रमों की पहचान की गई है। कार्यक्रमों की पहचान की गई है जो बहुविध मॉडल वाली संपर्कता, बहुविध मतलब मल्टी मॉडल, बहुविध मॉडल वाली संपर्कता को बढ़ावा देगी। मल्टी मॉडल बताया था कि रोड को, रेल को, हवाई जहाज, सबको जो है ना इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वो करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन में होता है तो काम जल्दी होता है और आसानी होता है बहुत ज्यादा। जैसे आप एक एग्जांपल समझ लो, जैसे अब दिल्ली में क्या किया, सरकार ने चलाया मेट्रो रेल, है ना। तो मेट्रो नहीं था तो पहले सिर्फ बसें चला करती थी, तो बस का रूट हुआ करता था, यहाँ से वहां बस जाती है, हर बस का रूट होता है अपना ना, वही जा रही है। अभी उन्होंने क्या किया, ऐसा मेट्रो चला दिया कि अंदर अंदर सारे मेट्रो को उन्होंने जोड़ दिया। आपको दिल्ली के अंदर, आपको चाहे किसी भी कोई बस अड्डा जाना हो, 4-5 बस अड्डा वहां पे है, दिल्ली में है, कहीं भी जाना हो आप मेट्रो से वहां चले जा सकते हो। आपको हवाई अड्डा जाना है, 2 मेजर हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और तो दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हो मेट्रो के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया, अब देखो क्या किया उन्होंने, बस सेवा को, हवाई सेवा को और सड़क रेल को, तीनों को क्या किया, जोड़ दिया, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। इसी को बोलते हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, ताकि इंसानों को दिक्कत नहीं हो कहीं भी अपने आप को मतलब चेंज करने में, कि हमको यहां से हवाई जहाज पकड़ना है तो 2-4 बसें बदल के जा रहा है, तब तक तो मान ली फ्लाइट ही छूट जाएगा, है ना। तो इसी को चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज विल बी कन्वर्टेड इनटू 40,000 सामान्य रेल डब्बों को, नॉर्मल रेल बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड। 40,000 सामान्य रेल डब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, जो कि ज्यादा सेफ्टी ज्यादा उसमें है, कन्वीनियंस ज्यादा कंफर्टेबल है वो कोच। इसलिए कह रहे हैं कि इनको जो क्या करेंगे, आप वंदे भारत में जो जो कंफर्टेबिलिटी है उसी लेवल पे इस सारे बोगी को भी ले जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, सिविल एविएशन, विमानन क्षेत्र। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैव बीन डबल टू 149। हवाई अड्डों की संख्या दुगनी करके 149 कर दिया गया है।
have been doubled to 149. Second, 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. 517 नए वायु मार्ग द्वारा 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. 517 नए वायु मार्ग द्वारा 1.3 करोड़ यात्री ढोए जा रहे हैं. पांच सौ 517 नए रूट्स बनाए हैं, वायु मार्ग बनाया, जिसमें कि कह रहे हैं कि 1.3 करोड़ पैसेंजर ढोए जा रहे हैं. तो बहुत बड़ी संख्या, अच्छी बात है अगर जा रहे हैं तो. देखिए, ग्रीन एनर्जी, जब तक बजट खत्म ना हो जाए तो चलते ही रह गई. In order to meet the commitment of net zero by 2070, नेट जीरो यानी कार्बन एमिशन को जीरो करना है भाई हमको. जीरो मतलब नेट जीरो करना है, इससे जीरो मतलब नहीं. बता रहे इसका क्या मतलब है. कह रहे हैं कि नेट जीरो बाय 2070 द फॉलोइंग मेजर्स विल बी टेकन. 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाए जाएंगे. यानी ये नेट जीरो का मतलब हो गया कि जितना भी कार्बन एमिशन होगा ना, एमिशन होगा, और जो भी हमारे पास कार्बन सिंक होगा, है ना, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. तो जो हम कार्बन पैदा कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, और जो हमारा इकोलॉजी या इन्वायरमेंट उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, ये माइनस करेंगे तो ये जीरो होना चाहिए. ये कहना चाह रहे हैं, टारगेट है हमारा 2070 का. उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा. नंबर 1 लिखिएगा, फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर हार्नेसिंग, फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर हार्वेस्टिंग offshore wind energy potential. Offshore, OFF, SHORE, offshore wind energy potential. हिंदी में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के उपयोग के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा. हार्नेसिंग, हार्नेस मतलब HARNESSING. द पोटेंशियल इज ऑफ 1 गीगावाट. इसकी क्षमता 1 गीगावाट की है. तो बहुत बड़ा है विंड एनर्जी का. 1 गीगावाट अगर
एनर्जी पैदा कर सकते हैं इसमें, ये कह रहे हैं। सेकेंड लिखिएगा, कोल गैसिफिकेशन एंड liquefaction capacity of 100 million ton will be set up by 2030, 2030 तक 100 मिलियन टन क्षमता वाले 100 मिलियन टन क्षमता वाले कोयला गैसीकरण एवं तरलीकरण प्लांट स्थापित किया जाएगा। मतलब कोयला को जब हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो पोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया कि गैसिफिकेशन या लिक्विडिफिकेशन या लिक्विड में बदल देंगे उसको, फिर इस्तेमाल करेंगे तो कोयला में सबसे अधिक तो आप धुआं निकलता है, तो ऐसा हो जाने के बाद फिर धुआं नहीं निकलेगा। तो ये ग्रीन एनर्जी के तहत इसलिए इसको शामिल किया गया है। थर्ड लिखेंगे, ब्लेंडिंग ऑफ compressed biogas in compressed natural gas for domestic purposes, घरेलू उपयोग के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मिश्रण बनाया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मिश्रण बनाया जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विद्युत वाहन, गवर्नमेंट विल एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन, सरकार ई वाहन पारिस्थितिकी एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन दी ई व्हीकल इकोसिस्टम, सरकार ई वाहन पारिस्थितिकी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करेगी, सुदृढ़ीकरण करेगी। नेक्स्ट, ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ ई बसेस, और अधिक ई बसेस को अपनाया जाएगा। और अधिक ई बसेस को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश का संवर्धन, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। द एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 2014 to 23 was $596 billion, $596 billion, 14 to 23, making it a golden era
वर्ष 2014 से 23 के बीच गोल्डन ईरा के बीच एफडीआई का अंतर प्रवाह $596 बिलियन रहा। $596 बिलियन रहा, जो एक स्वर्णिम काल है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट विल इनकरेज फर्स्ट डेवलप इंडिया। सरकार कह रही है कि पहले भारत को डेवलप करो। फर्स्ट डेवलप इंडिया कॉन्सेप्ट लेके चल रही है सरकार। प्रथम विकसित भारत को बढ़ावा देगी। भारत को बढ़ावा देगी। तो ये हो गया हमारा जो मेन प्रोग्राम क्या क्या वो कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। बजट कितने का है ये देख लो, क्योंकि द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹44.9 लाख करोड़। नाइन जीरो जो भी कर लो, इतना लाख करोड़, इतने लाख करोड़ ये फॉर 2023-24 पिछले साल का रिवाइज होता है तो पिछले साल का होगा ना। देखिए वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार कुल व्यय 44.9 लाख करोड़ रुपया है। इन विच इसमें लिखिए द फिजिकल डेफिसिट is 5.8% of GDP. 8% of GDP in 2023-24। 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% रहा। In 2024-25 fiscal deficit is estimated to 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 5.1% है। एस्टिमेटेड टू 5.1% ऑफ जीडीपी। %5.1 of GDP। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस,
Over the last 10 years, direct tax collection have been tripled. पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण बढ़कर 3 गुना हो गया है। तीन गुना हो गया है। सेकेंड पॉइंट लिएगा, देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी विथ इनकम अप टू ₹7 लाख, 7 लाख रुपए तक 7 लाख रुपए तक की आय को आयकर से छूट है। 7 लाख रुपए तक आपको छूट मिल सकता है, मैक्सिमम है ये। सेकेंडली, कॉर्पोरेट टैक्स रेट was decreased from 30% to 22%. Decreased from 30% to 20% for domestic companies. घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर 30% से कम करके 22% कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट, द जीएसटी हैज रिड्यूस्ड द कंप्लायंस बर्डन। GST has reduced the compliance burden on trade and industry. GST ने व्यापार और उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। Reduce the compliance burden on trade and industry. उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। The tax base of GST has been doubled. GST का आधार दोगुना हो गया है and GST collection is also almost double. और GST का संग्रहण भी लगभग दोगुना बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपया हो गया है। कलेक्शन is almost double to ₹1.66 lakh crore this year. संग्रहण भी दोगुना बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अब खुश हो जाए, इतना इतना पैसा आ रहा है। लास्ट पॉइंट है कि देयर इज नो proposal to make any change in taxation for
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये बजट है, इंटरिम बजट है, कोई ज्यादा इसमें इसीलिए सब ज्यादा नहीं किया जाता है कि भाई सिर्फ करके भी क्या करेंगे, जो इलेक्शन होने वाला है, इसलिए इसमें किया भी नहीं जाता है ज्यादा प्रपोजल कि ये टैक्स वो टैक्स बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो सिंपली पास कर दिया जाता है। एक चीज लिख लीजिए कि रूपी कम्स फ्रॉम, ये 2024-25 बजट के हिसाब से है ये, कि रुपी कहां से आता है, किस किस मद से कितना पैसा आता है, कितना परसेंट आता है। और लिखिएगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, सबसे ज्यादा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, है ना, सबसे ज्यादा 28%। उधार एवं अन्य देयताएं 28% है। देन इनकम टैक्स 19 पैसा, 19। थर्ड है गुड्स, जीएसटी बोलिए, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, हिंदी में लिखिएगा जीएसटी एवं अन्य कर 18 पैसा। एटीन कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर 17 पैसे या 17%, परसेंट लिख रहे हैं ना, परसेंट ही लिखिए कोई नहीं। फिर लिखिए कस्टम्स, सीमा शुल्क 4%। नेक्स्ट लिखिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%। नेक्स्ट लिखिए नॉन टैक्स रिसिप्ट, कर भिन्न प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसिप्ट, कर भिन्न प्राप्तियां 7%। और एर्थ लिखिएगा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1%। ये लमसम है, मतलब इसे मैं जोड़ के देख रहा था ना कि उसमें 99% ही आता है, 100 नहीं आता है इसमें। वैसे लमसम करके ना, किसी में 0.1 किसी में 0.2 होगा, इस तरह से होगा कुछ कुछ, तो उन्होंने उसको क्या किया ना, राउंड ऑफ कर दिया फिगर को। तो उतना नहीं समझना है, आपको ध्यान रखना है टॉप का, 2 चीज ध्यान रखना है, टॉप में क्या क्या चल रहा है। रुपीज गोज टू, जैसे आ रहा सो जा रहा भैया, रुपया जा रहा है लिखिएगा। नंबर 1 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16%। सेकेंड इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी सबसे ज्यादा 20%। देन डिफेंस, रक्षा 8%। देन फोर्थ सब्सिडी 6%। हिंदी में लिखिएगा सब्सिडी, ये राज्य सहायता।
6%। नेक्स्ट लिखिए फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8%। नेक्स्ट स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 20% है, चलिए 20%। पेंशन 4%, हिंदी में लिखे पेंशन। देन अदर एक्सपेंडिचर 9%, अन्य व्यय 9%। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8। तो ये हो गया हमारा कि कहां कहां पैसा खर्च हो रहा है, इधर कहां कहां आ रहा है ना। और ये हो गया हमारा बजट। तो जो मेन मेन बातें थी हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। बाकी जो चीजें होगी मुख्य बजट जब आएगा, आपको जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, जब भी आएगा, है ना, तो उसमें फिर देख लिया जाएगा क्या है नहीं है ना। और आपका कोर्स समाप्त हुआ मेरे तरफ से, है ना। आपसे यही कहना है कि आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, है ना।